इमेजिन करिए, एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए एंड इन्वेस्ट करने के बाद एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया। एक प्रोडक्ट है जिसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर किया, प्रोडक्ट मार्केट में भी लॉन्च हो गया। लेकिन एक रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस के बाद यह पता चला कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते टाइम पे जीएमपी का वायोलेशन हुआ है, जीएमपी वायोलेट किया गया। नाउ इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? प्रोडक्ट रिकॉल हो जाएगा, वार्निंग लेटर इश्यू होगा, प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा और उस कंपनी की जो पूरी रेपुटेशन है वो क्या हो जाएगी? लॉस हो। दोस्तों, जीएमपी सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन का गेम नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन किया मींस यू आर फॉलोइंग जीएमपी। जीएमपी इज अ पेशेंट सेफ्टी का फाउंडेशन है कि अगर आप जीएमपी को फॉलो करते हो मींस यू आर डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट विच इज अ सेफ फॉर पेशेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 जीएमपी वायलेशंस को, जो इंस्पेक्टर सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, जो भी एक ऑडिटर होते हैं जो सबसे ज्यादा टॉप 10 जीएमपी वायलेशन ऑब्जर्व करते हैं, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये जो टॉप 10 वायलेशंस हैं, ये सभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्रोडक्शन में काम करता हो, क्यूसी में, क्यूए में, रेगुलेटरी अफेयर्स में, या फिर ये एक स्टूडेंट है जो आगे इन फील्ड्स में काम करने वाला है, दे शुड नो दीज जीएमपी वायलेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल में। चलिए आज स्टार्ट करते हैं टॉप 10 जीएमपी वायलेशन जो कि एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में होता है। नंबर 10 पे आता है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन। मींस आपने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं किया है, आपने कोई एक्टिविटी किया है बट आपने उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं किया है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एक कोट है, इफ इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड इट डिड नॉट हैपन। अगर आपने किसी चीज को डॉक्यूमेंट नहीं किया है मींस आपने वो काम नहीं किया। मान लीजिए आप बफर बना रहे हैं, बफर में मिक्सिंग टाइम आपको 10 मिनट तक उसको मिक्स करना था, बट आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया कि आपने कितने टाइम मिक्स किया। दैट मीन्स ऑडिटर को लगेगा कि आपने मिक्सिंग परफॉर्म ही नहीं किया। सो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ वायलेशन ऑफ जीएमपी। यहां पर करते क्या है हम लोग? सिग्नेचर मिस कर दिया, एंट्री किया है बट सिग्नेचर मिस कर दिया, डेट किस दिन पे किया है वो एंट्री नहीं किया है, या समटाइम्स ओवर राइट कर दिया। पहले मैंने डेट लिखा था 3, 4 एंड 2026, मान लो 3 अप्रैल को मैंने एक्टिविटी किया था, बट बाद में मुझे याद है अरे यार आज तो डेट, आज का डेट 4 है, मैंने क्या किया, इसको ओवर राइट कर दिया। तो इस ओवर राइटिंग और उसको मैं जस्टिफाई नहीं किया तो इट विल कॉज अ डायल, क्या बोलते हैं, वायलेशन ऑफ जीएमपी। इनकम्प्लीट बैच रिकॉर्ड, हमने बीएमआर आधा आधा भरा हुआ है, सो ये एक मेजर कॉज होता है जीएमपी वायलेशन का। अब अगर ऐसा करते हुए पकड़ा जाए तो क्या क्या हो सकता है? रेगुलेटरी ऑब्जर्वेशंस देगा, वार्निंग लेटर भी सम केस में इश्यू हो सकता है, प्रोडक्ट रिकॉल हो सकता है और आपकी रेपुटेशन, जो कंपनी की रेपुटेशन है क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। एंड इससे जो पेशेंट का सेफ्टी है वो क्या हो जाता है? एक रिस्क पे आ जाता है। तो टॉप 10 में नंबर 10 पे है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट आते हैं डेटा इंटीग्रिटी इश्यूज। डेटा इंटीग्रिटी मींस द डेटा यू आर कैप्चरिंग, जो आप प्रोसेस करते टाइम पे आप जो डेटा कैप्चर कर रहे हो वो वही इंटीग्रल नहीं है। In biopharmaceutical industries, the data should follow अल्कोआ प्रिंसिपल। अल्कोआ प्रिंसिपल को डेटा फॉलो करना चाहिए। अब अल्कोआ प्रिंसिपल क्या है? द डेटा शुड बी एट्रीब्यूटेबल, मींस ट्रैकेबल होना चाहिए, उसकी ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए कि कहां से वो डेटा लिया गया है, उसको रिकॉर्डिंग कहां से किया गया, इसका ट्रेसेबिलिटी होना चाहिए। सेकेंड इज लेजिबल, द डेटा शुड बी लेजिबल। डेटा ऐसा नहीं आपका रीडेबल फॉर्म में ही नहीं है, आपने कोई एक्टिविटी इंस्ट्रूमेंट पे किया बट वो इंस्ट्रूमेंट पे क्या आपने किया वो आप रीड ही नहीं कर सकते, सो इट नॉट अलाउड। सो डेटा शुड बी एट्रीब्यूटेबल, डेटा शुड बी लेजिबल। थर्ड, डेटा शुड बी कंटेम्परेनियस। कंटेम्परेनियस मींस ऑनलाइन, मैंने अभी का मिक्सिंग किया मींस 10-12 से लेकर 10-15 पे मैंने किया, तो मुझे एट दैट टाइम आई शुड राइट इन बीएमआर दैट आई हैव मिक्स द सॉल्यूशन फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड। ऐसा नहीं मैंने मिक्स किया है आज और उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं कल, या पुराने बैक डेटेड एंट्री में कर रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, द डेटा शुड बी ओरिजिनल, ऐसा नहीं है
कि रीडिंग वहां पे दिखा रहा है 5 बट आप रिकॉर्ड कर रहे हो 10, ऐसा भी नहीं होना चाहिए एंड डेटा शुड बी एक्यूरेट. Other than Alcoa, there are some Alcoa plus plus, which is data should be complete होना चाहिए, data consistent होना चाहिए, enduring होना चाहिए. Enduring means the data should comes from a validated source. means किसी इंस्ट्रूमेंट से आप ले रहे हो तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए, वैलिडेटेड होना चाहिए एंड डेटा शुड बी अवेलेबल. अगर ऑडिटर ने मांगा कि मुझे आप ये डेटा दिखाओ, आप इस दिन का मुझे AHU का क्या टेम्परेचर पैरामीटर था इस रूम का मुझे दिखाओ, तो आपके सामने वो डेटा अवेलेबल होना चाहिए. सो डेटा शुड फॉलो डेटा इंटीग्रिटी, अल्कोआ प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए. अगर इसका वायोलेशन होता है तो क्या क्या हो सकता है, रेगुलेटरी ऑब्जर्वेशन आ सकते हैं, वार्निंग लेटर आ सकते हैं, प्रोडक्शन शटडाउन हो सकता है, प्रोडक्ट रिकॉल हो सकता है, लॉस ऑफ डेटा, रिलायबिलिटी, आपका डेटा का जो रिलायबल है वो लॉस हो जाएगा एंड आपका डैमेज होगा. तो आप कुछ भी लॉस करते हो, इट्स इंपैक्ट योर प्रोडक्ट, आपका रेपुटेशन पे डैमेज होगा, प्रोडक्ट रिकॉल हो सकता है, इवन प्रोडक्शन शटडाउन भी हो सकता है. सो ये था 9 नंबर डेटा इंटीग्रिटी इशू. नेक्स्ट है inadequate cleaning sanitization, cleaning and sanitation. If you don't clean it right, you just contamination, rejection and patient safety. अगर आप किसी सरफेस को प्रॉपरली क्लीन नहीं कर रहे हो, मींस उसका जो रेसिड्यू है वो कंटामिनेट कर सकता है नेक्स्ट प्रोडक्ट को. तो क्लीनिंग इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इन बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. अब क्लीनिंग करते समय क्या क्या गलतियां हो सकती है, क्या वायोलेशन हो सकता है कि रेसिड्यूज आफ्टर क्लीनिंग, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुआ है जिसकी वजह से जो पुराने प्रोडक्ट थे या कंटामिनेट रेसिड्यूज वहां पर अवेलेबल है. अनक्लीन इक्विपमेंट आप क्लीनिंग नहीं कर रहे हो, नेक्स्ट प्रोडक्ट बैच चालू कर दे रहे हो. एक्सपायर्ड क्लीनिंग सोल्यूशन एक्सपायर्ड हो गए फिर भी आप यूज कर रहे हो. देन पुअर सैनिटाइजेशन, आप प्रॉपरली उसको सैनिटाइज नहीं कर रहे हो. एंड क्लीनिंग का अगर रिकॉर्ड आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, इट मींस आप क्लीनिंग नहीं कर रहे हो. मैंने पहले ही बताया, इफ यू आर नॉट डॉक्यूमेंटेड मींस यू आर नॉट परफॉर्मिंग द एक्टिविटी. अगर आप उसका डॉक्यूमेंट ही नहीं कर रहे हो, इनकम्प्लीट क्लीनिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, दैट मींस यू आर नॉट क्लीनिंग द प्रॉपरली. अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, सो सबसे मेजर आता है क्रॉस कंटामिनेशन, जिससे आप खुद सफर करोगे कि आपका बैच क्या होगा, कंटामिनेट होगा. बैच कंटामिनेट होगा, बैच रिजेक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट रिकॉल होगा, रेगुलेटरी ऑब्जर्वेशन आएंगे, प्रोडक्शन शटडाउन हो जाएगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कंटामिनेट हो गया है तो वो क्या हो जाएगा, पेशेंट का सेफ्टी सबसे रिस्क आ जाएगा. अब इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए. नंबर 1, एवरीवन इन द फैसिलिटी शुड फॉलो एसओपी. जो भी क्लीनिंग का एसओपी है उसको प्रॉपरली फॉलो करें. द क्लीनिंग मेथड शुड बी वैलिडेटेड. ऐसा नहीं कि आपका वैलिड मेथड नहीं है, मेथड को आपको वैलिडेट करना पड़ेगा. यस, दिस मेथड इज वैलिडेटेड टू क्लीन प्रॉपरली द एरिया. नेक्स्ट आता है अप्रोप्रिएट क्लीनिंग एजेंट यूज करो. ऐसा क्लीनिंग एजेंट यूज करो जो फंगल स्पोर्स को, माइक्रोब्स को, सभी को क्लीन करें. तो ऐसे क्लीनिंग एजेंट यूज करो, प्रॉपर रिंस करो, क्लीनिंग रिकॉर्ड मेंटेन करो और टाइम टू टाइम क्लीनिंग स्टाफ को ट्रेनिंग दो और उन्हें मॉनिटर करो. नेक्स्ट वायोलेशन है पुअर ट्रेनिंग रिकॉर्ड. मींस the person who are involved in the activities are not properly trained. Well trained people build quality product. Poor training build risk. अगर पेशेंट या अगर पर्सन प्रॉपरली ट्रेंड ही नहीं है तो वो क्या अच्छे प्रोडक्ट बना पाएगा, क्वालिटी प्रोडक्ट बना पाएगा, नहीं. सो कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या आते हैं ड्यूरिंग ऑडिट कि एसओपी का ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है बट द पर्सन इज इन्वॉल्व इन एक्टिविटी और परफॉर्मिंग सर्टेन एक्टिविटी. सो एसओपी ट्रेनिंग होना चाहिए. नो इफेक्टिव इवेल्युएशन, टाइम टू टाइम इवेल्युएशन होना चाहिए कि यस द पर्सन का ट्रेनिंग इवेल्युएशन हुआ है कि पर्सन ने ट्रेनिंग किया है कि नहीं, उसका इवेल्युएशन होना चाहिए. आउटडेटेड ट्रेनिंग रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने 3 साल पहले ट्रेनिंग लिया था, देयर शुड बी अ सर्टेन इंटरवल जहां पर आपको फिर से रीट्रेनिंग लेना चाहिए सो दैट योर माइंड विल बी ब्रश अप दैट यू शुड परफॉर्म दिस एक्टिविटी एंड आपको ये डूज करना है, ये डोंट करना है. ये आपको ट्रेनिंग प्रॉपरली ट्रेनिंग से पता चलेगा. देन अनक्वालिफाइड पर्सनल काम कर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, एंड मिसिंग सिग्नेचर एंड डेट. बिकॉज आप प्रॉपरली ट्रेन नहीं हो तो आप प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करोगे. इंपैक्ट क्या होगा, इंक्रीज एरर हो जाएगा बिकॉज क्वालिफाइड पर्सन नहीं है तो एरर ज्यादा होगा. रेगुलेटरी ऑब्जर्वेशन आएंगे, क्वालिटी इंपैक्ट होगी, वार्निंग लेटर मिलेगा, पेशेंट सेफ्टी रिस्क आएगा. इसको मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यू इंश्योर ट्रेनिंग बिफोर जॉब परफॉर्मेंस. आप कोई भी
जॉब परफॉर्म करने के पहले ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा द पर्सन हु इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी शुड बी ट्रेन्ड। उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड अप टू डेट हो, ट्रेनिंग इफेक्टिव होना चाहिए, उसका सर्टेन इंटरवल के बाद चेक होना चाहिए, या रिपीट ट्रेनिंग होना चाहिए, कंप्लीट एंड सिग्नेचर उसका डेट होना चाहिए, एंड देन कंटिन्यूअस लर्निंग कल्चर होना चाहिए। सो ये करके आप जो पुअर ट्रेनिंग रिकॉर्ड का वायोलेशन है उसको आप अवॉइड कर सकते हो। द 6th नंबर इज डेविएशन मैनेजमेंट फेलियर। मींस आप एक्टिविटी करते टाइम पे सर्टेन डेविएशन हुआ, बट आपने उसको प्रॉपर्ली असेस ही नहीं किया। मींस प्रॉब्लम क्या होगा, इट विल रिपीटेडली होगा एंड इंपैक्ट ऑन आवर प्रोडक्ट। डेविएशन रिपोर्ट ही नहीं किया गया, डिलेड इन्वेस्टिगेशन किया गया, इन्वेस्टिगेशन को करते करते 1 साल हो गए एंड आप बैचेस चालू करो, तो ये भी आपका एक तरह का वायोलेशन है, जीएमपी को वायोलेट कर रहे हो आप। रूट कॉज प्रॉपर्ली आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो। यस, देयर आर सर्टेन केसेस में आपके पास रूट कॉज नहीं मिला है, आपने बिना मिले आपने आगे बढ़ा दिया, सर्टेन किसी एक छोटे से पैरामीटर को दिखा दिया कि इसकी वजह से हुआ, बट एक्चुअल कॉज वो था ही नहीं। तो आपको प्रॉपरली रूट कॉज एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। इनइफेक्टिव कापा, आपने कापा सही से डिफाइन नहीं किया, रिपीट डेविएशन हो रहा है, इट मींस यू आर नॉट फॉलोइंग द डेविएशंस, डेविएशन मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो। सेम होगा यहाँ पे भी, इंपैक्ट ऑफ डेविएशन मैनेजमेंट में रिपीट अकरेंस होगा, प्रोडक्ट क्वालिटी इश्यूज होगा, पेशेंट सेफ्टी होगा, प्रोडक्ट रिकॉल हो जाएगा, रेगुलेटरी एक्शन होगा एंड लॉस ऑफ रेपुटेशन होगा। देयर आर सर्टेन कंपनीज जहां पर 483 मिलता है ऑब्जर्वेशंस, जिसकी वजह से उनको उनका शट डाउन, प्रोडक्शन शट डाउन भी हो सकता है इफ यू आर गेटिंग दिस ऑब्जर्वेशंस। तो कभी भी आप इसको कंप्लायंस कैसे दे सकते हो, ऑलवेज कोई भी डेविएशन हो रहा है उसको रिपोर्ट करना, उसको थरली इन्वेस्टिगेट करना, रूट कॉज निकालना, कापा इफेक्टिवनेस चेक करना, ये सारी चीजें करके आप डेविएशन मैनेजमेंट कर सकते हो। द 5th नंबर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो वो इन्वायरमेंट प्रॉपरली मॉनिटर हो रहा है या नहीं। क्लीन इन्वायरमेंट इज नॉट विजिबल बट कंटामिनेशन इज। क्लीन इन्वायरमेंट आपको विजिबल नहीं होगा बट कंटामिनेशन में आपको आएगा। अगर जरा सा भी आपने लापरवाही किया, आपने इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं किया, जो यूटिलिटीज को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया, सो इट विल अफेक्ट द बैचेस एंड यू विल शो द कंटामिनेशन इन बैचेस। सो मिसिंग मॉनिटरिंग लोकेशन, मिस प्रॉपरली लोकेशन को आप मैप नहीं किया है, एक्शन लिमिट को आपने इंक्रीज कर दिया, ट्रेंड एनालिसिस नहीं कर रहे हो, इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आपने आपका फंगल ग्रोथ आया एरिया में बट आपने प्रॉपरली उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया, इट विल रिपीट इट बिकॉज आपने एक्चुअल रूट कॉज फाइंड नहीं किया है। सैंपलिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड करो, इट विल लीड्स टू इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग डेफिशिएंसी। इंपैक्ट क्या होगा, ऑलवेज कंटेमिनेशन आएगा बिकॉज आपने प्रॉपरली मॉनिटर नहीं किया था, बैच रिजेक्ट होगा, प्रोडक्ट रिकॉल होगा, रेगुलेटरी ऑब्जर्वेशन आएंगे एंड पेशेंट सेफ्टी आपका क्या हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा। अब इसको कंप्लायंस आप क्या कर सकते हो, आपके पास कंटामिनेशन कंट्रोल की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपके पास मॉनिटरिंग प्लान होना चाहिए एंड लोकेशंस फिक्स होने चाहिए। यस, यू हैव टू परफॉर्म द एयर सैंपलिंग और यू हैव टू एक्सपोज द प्लेट्स एट सर्टेन लोकेशन। आपको प्लेस पे एयर सैंपलिंग करना पड़ेगा, वहां पे प्लेट को एक्सपोज करना पड़ेगा और वो लोकेशन आपको फिक्स करना पड़ेगा, आपको सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी फिक्स करना पड़ेगा, ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ेगा, ओएस अगर आ रहा है उसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा एंड उसको प्रॉपरली मॉनिटर करके उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा एंड डेटा की इंटीग्रिटी को आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। तभी जाके आप इस इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग डेफिशिएंसी को रिमूव कर सकते हो, आप एक जीएमपी इन्वायरमेंट में काम कर सकते हो। तो ये था टॉप 5। नाउ अब जो आएंगे 5 आएंगे, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे पुअर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड, आपने बैच में परफॉर्म किया है बट आपने मिसिंग एंट्री रखा है, इनकम्प्लीट लॉगबुक रखा है, आपने साइन ही प्रॉपरली नहीं किया है, इनकरेक्ट डाटा एंट्री किया है, आपने डेटा पूरा नहीं भरा है, मिसिंग डेट एंड टाइम भरा है, इनट्रेसेबल रिकॉर्ड, आपका रिकॉर्ड ट्रेसेबल नहीं, आपने पीएच कंडक्टिविटी लिया बट आपने प्रिंट नहीं लिया, आपने जस्ट रिकॉर्ड कर लिया, सो आपके पास ट्रेसेबल डाटा नहीं है, means your documentation is very poor. You have to record everything which you have performed in the area. सेम इसमें भी डेटा इंटीग्रिटी का इश्यू आएगा, रिपुटेशन डैमेज होगा, रिस्क ऑफ पेशेंट होगा, लॉस ऑफ ट्रेसेबिलिटी होगा, प्रोडक्ट रिकॉल हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस होगा। सबका है, आपको एसओपी फॉलो करना है प्रॉपरली,
आपको डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज द वन पर्सन, इफ वन पर्सन इज परफॉर्मिंग, देयर इज अनदर पर्सन टू चेक बाय। चेक बाय का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस एक्टिविटी को वो चेक बाय करेगा, तो वो देखेगा, वो इंश्योर करेगा दैट द एक्टिविटी इज परफॉर्म प्रॉपरली, जैसा एसओपी में लिखा था वैसा एक्टिविटी परफॉर्म हुआ है। सेकेंडली, वो वेरीफाई करेगा कि डॉक्यूमेंट में एंट्री प्रॉपर हुआ है या नहीं, कोई प्रिंसिपल, अल्कोआ प्रिंसिपल प्रॉपर फॉलो हो रहा है नहीं, वो चेक बाय प्रिंसिपल फॉलो करेगा। नेक्स्ट आते हैं इम्प्रॉपर मटेरियल मैनेजमेंट को, कि आपने वेयर हाउस से मटेरियल स्टोर किया है बट प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया, उसको रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं किया है, अनअप्रूव रिजेक्टेड मटेरियल यूज कर लिया आपने, इम्प्रॉपर स्टोरेज, किसी मटेरियल का स्टोरेज कंडीशन था 2 to 8 बट आपने उसको आरटी पे रखा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। मटेरियल लाइबिलिटी नहीं, लेबल नहीं है, एक्सपायर्ड मटेरियल यूज किया है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं है, ये सब कॉज करेगा इम्प्रॉपर मटेरियल मैनेजमेंट को। सेम कंटामिनेशन रिस्क होगा, प्रोडक्ट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, इन्वेंट्री लॉस होगा, रेगुलेटरी एक्शंस होगा। तो इसके लिए आपके पास एक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जो वेयर हाउस को मैनेजमेंट करेगा, जो कौन कौन सा मटेरियल वेयर हाउस से इन हो रहा है, कौन सा बाहर जा रहा है, उसका एक्सपायर्ड है कि नहीं, ये सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए आपके पास वेयर हाउस डिपार्टमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए। वेयर हाउस पर्सन शुड फॉलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फीफो, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट को, कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या जो एक्सपायर्ड पहले मटेरियल होने वाला है उसको पहले आप भेजोगे, ना कि ऐसा नहीं आज मटेरियल आया उसका एक्सपायर्ड 2 साल का है आपने पहले भेज दिया, बट यू हैव सेम मटेरियल जिसका एक्सपायर्ड एक नेक्स्ट मंथ में होने वाला है, तो एक्सपायर्ड के पहले उस मटेरियल को भेजना इंपॉर्टेंट है। तो फीफो को या फेफो को फॉलो करना, ट्रेसिबिलिटी, एवरेज स्टेप पे ट्रेसिबिलिटी मेंटेन करना, ये सब बहुत ज्यादा आता है, सब आता है इम्प्रॉपर मटेरियल मैनेजमेंट को। नेक्स्ट आता है प्रोसेस कंट्रोल फेलियर। अ प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल इज अ क्वालिटी आउट ऑफ कंट्रोल। अगर आपका प्रोसेस ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपका जो क्वालिटी है वो कैसे कंट्रोल होगा? आपने क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर ही आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आउट ऑफ या फिर आपने उसको मॉनिटर ही नहीं किया है, देन इट विल प्रॉब्लमैटिक। पैरामीटर्स आउट ऑफ कंट्रोल है, नो कंट्रोल प्लान आपके पास नहीं कि अगर आपका पीएच बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है, ये आपके पास प्लान में नहीं है, देन इट विल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। आपने करेक्टिव एक्शन नहीं लिया, प्रिवेंटिव एक्शन प्रॉपर नहीं लिया है, प्रोसेस में वेरिएशंस आई है, प्रोसेस शुड बी रॉबस्ट होना चाहिए कि एक ही रिपीटेबिलिटी होना चाहिए, सेम प्रोसेस का सेम रिजल्ट, मींस रिपीटेबिलिटी रॉबस्ट होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन नहीं है या इनकंसिस्टेंट प्रोसेस है, देन इट लीड्स टू प्रोसेस कंट्रोल फेलियर। यहां पर आपका फाइनेंशियल लॉस होगा, बिकॉज आपका डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो इट विल बिकम फाइनेंशियल लॉस। कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन होगा, रेगुलेटरी एक्शन होगा, लॉस ऑफ रेपुटेशन होगा, पेशेंट सेफ्टी रिस्क होगा। कंप्लायंस क्या कर सकते हो आप? क्रिटिकल प्रोसेस जो आपके सीक्यूए हैं, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स सीक्यूए हैं, सीपीपी है, क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर, इन सबको मॉनिटर करना पड़ेगा। आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करो इट शुड बी इन कैलिब्रेटेड स्टेट होना चाहिए, वैलिडेटेड इक्विपमेंट का यूज करना है, देन आपके पास कंट्रोल का प्लान होना चाहिए, अलार्म कोई भी आता है इमीडिएट रिस्पॉन्ड करना चाहिए उसको, करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन को प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। नाउ द फर्स्ट नंबर पे आता है पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। अगर आप पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो इट विल हैम्पर द जीएमपी। क्वालिटी इज नॉट एन एक्ट, इट इज एन हैबिट। आप एक्टिंग करके क्वालिटी नहीं ला सकते हो, आपको हैबिट में लाना पड़ेगा कि यस एसओपी यू शुड फॉलो एवरी टाइम। आप केवल ऑडिटर के सामने अगर आप एसओपी फॉलो करने जाएंगे यू विल डू समथिंग रॉन्ग। अब इफ अगर आप उसको रेगुलर फॉलो करोगे तो आपके हैबिट में होगा, देन एवरी टाइम आप राइट करोगे, हर टाइम आप राइट करोगे। अब कॉमन ऑब्जेक्शन क्या आता है कि डायमेंशन आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है, सरफेस प्रॉपरली नहीं है, विजुअल डिफेक्ट, स्क्रैच डेंट आ गया, मटेरियल फिर भी यूज हो रहा है, रस्टिंग आया है फिर भी मटेरियल यूज हो रहा है, असेंबली प्रॉपर नहीं हुआ है, वेल्डिंग प्रॉपर नहीं हुआ है, फंक्शन फेलियर, टेस्ट पैरामीटर फेलियर हो रहा है, तो ये सारी चीजें आती हैं प्रोडक्ट क्वालिटी में। सेम कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन होगा, प्रोडक्ट रिजेक्ट होगा, रेगुलेटरी एक्शन होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, इंक्रीज रीवर्क हो जाएगा, बार बार आपको रीवर्क करना पड़ेगा, सेफ्टी हजार्ड होगा। सेम इसके लिए आपको एसओपी को प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, अप्रूव मटेरियल टूल्स को यूज करना पड़ेगा, इन प्रोसेस क्वालिटी चेक करना, बीच बीच में आपको क्वालिटी चेक करना पड़ेगा, कैलिब्रेट एंड इक्विपमेंट को मेंटेन करना, उनका प्रॉपरली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होना चाहिए, ट्रेनिंग करना पड़ेगा, इंपावर करना पड़ेगा आपको, जितने मैन पावर की जरूरत है उतने मैन पावर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, देन जीरो डिफेक्ट, आपको जीरो डिफेक्ट पे काम करना पड़ेगा। आई होप आपको ये टॉप 10 वायलेशन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी
तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट फार्मा के वीडियो में।